Hello students, this is Pratisha Patil from PN Institute. How is the जोश? पेपर को देख के लग रहा है कि बहुत ही क्वाइट इजी पेपर था और हमने जैसे प्रैक्टिस की है, जैसे प्री बोर्ड सॉल्व किया है, उस हिसाब से तो पेपर आप सभी ने बहुत अच्छा लिखा ही होगा। तो चलिए हम लोग आज इसको सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए को देखा जाए तो ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. क्वेश्चन 1 दिया है हमें यहाँ पे, व्हेन डज द सीजन ऑफ जॉय कमेंस इन कुर्ग. देखो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में देखो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे हमें दिया हुआ है द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर. आपको सिर्फ इतना पूछा है कि व्हेन डज द सीजन ऑफ जॉय कमेंस इन कुर्ग, हमें लिखना है फ्रॉम सितंबर. तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आएगा हमारा बी. नाउ सेकेंड, Which of the following statement is false? False क्या है वो पूछा है. फर्स्ट देखते हैं, कुर्ग हैज कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोस. ऑब्वियसली ट्रू है. पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट, यहाँ पे दिया ही हुआ है, वो भी ट्रू है. ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. हमें पता है कि जब भी मॉनसून सीजन होता है तो विजिटर्स वहाँ पे नहीं जाते. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ट्रू. और लास्ट वाला ऑप्शन है कुर्गी पीपल आर कामली डिपेंडेंट. बच्चा यहाँ पे दिया ही हुआ हमें इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, और जबकि यहाँ पे हमें क्या दिया है, डिपेंडेंट. दैट मीन्स यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी. मुझे पता है आप लोगों ने ये आंसर सही किया होगा. नेक्स्ट पे जाते हैं, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Camphernia, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. When I casually mentioned these two friends, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. हमारा जो ऑटर वाला चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच एनिमल डिड द ऑथर डिसाइड टू कीप इंस्टेड ऑफ डॉग. आप लोगों को इंसिडेंट पता है ना, उसके साथ क्या हुआ था, उसका डॉग की डेथ हो गई थी और उसकी वजह से वो इस बार उसने एज अ पेट डॉग नहीं लिया, तो उसने कौन सा एनिमल सोचा रखने का. द ऑथर डिसाइडेड टू कीप इंस्टेड ऑफ डॉग, तो क्या आंसर आएगा, एन ऑटर. हमें थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, विच एनिमल डिड द ऑथर डिसाइड. द ऑथर डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर. क्या आंसर आएगा, टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग. ठीक है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वुड कैम्फेरिया बी सुटेबल फॉर. अभी यहाँ पे कैम्फेरिया किसके लिए सुटेबल है, तो ये भी हमें दिया है कि कैम्फेरिया हमें सबको ही पता है सुटेबल फॉर एन ऑटर. ठीक है, ऑटर के लिए वो सुटेबल है. और हु टेम द ऑटर्स इन टाइग्रिस मार्शेस. लास्ट वाला लाइन देखो आप, यहाँ पे दिया हुआ है, दे वर एज कॉमन एज मस्कीटोज, मतलब कॉमन कौन, ऑटर्स, वर ओफन टेम्ड बाय द अरब्स. तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंसर आएगा अरब्स. अरब्स टेम्ड द ऑटर्स इन टाइग्रिस मार्शेस. ये भी क्वाइट इजी है. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. बीटर, ओवरवेम, पैच, डिकेट, इनोग्रेशन. क्वेश्चन दिया है हमें नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है वो. ऑन द डे ऑफ द डैश, क्या आएगा, इनोग्रेशन. कौन सा डे था हमारा, वो इनोग्रेशन डे सेरेमनी थी. आई वॉज डैश विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो आई वॉज ओवरवेल्म. 7 नंबर पे हमारा आंसर आएगा ओवरवेल्म. इन द फर्स्ट डैश ऑफ द 20th सेंचुरी, सेंचुरी दिए तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी. 8 नंबर पे आएगा हमारा आंसर, डिकेड. उसके बाद है अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द डैश एंग्लो बोर वॉर, तो यहाँ पे
आफ्टर द बीटर। 9 नंबर पे आएगा हमारा आंसर बीटर। और उसके बाद है माई ओन बर्ड दैट वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका डैश अप देयर डिफरेंसेस। तो 10 नंबर पे हमारा आंसर आएगा पैच। आई होप कि आप सभी ने ये आंसर सही किए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन दिया है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 और 2 सेंटेंसेस। आपको 5 क्वेश्चन गिवन है, 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने थे। और फर्स्ट वाला दिया है वल्ली रिफ्यूजेस टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द चैप्टर मैडम राइड द बस। हमें पता है चैप्टर जो है मैडम राइड द बस में से वल्ली ने जब वो जर्नी उसकी जा रही थी, मतलब टाउन पे जा रही थी, रिटर्न आने के टाइम पे वो विंडो में से बाहर देखना नहीं चाहती थी। क्यों? हमें पता है उसने वो जो इंसिडेंट देखा था काऊ वाला, मॉर्निंग में वो बहुत खुश थी, लेकिन रिटर्न आने के टाइम पे जो उसने देखा वो इंसिडेंट की वजह से वो नहीं देखना चाहती थी। उसके बाद है व्हाट डज द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर एज अ गॉड। सबसे इजी क्वेश्चन, इजी चैप्टर, सभी बच्चों को ये आता ही आता है। पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ने के बाद क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद उसका आंसर दूंगा। और व्हाई डज ही साइन द लेटर एज अ गॉड, और उन्होंने लेटर पे गॉड साइन क्यों किया था एज अ गॉड, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का जो फेथ है भगवान के ऊपर वो डगमगा जाए, इसीलिए उन्होंने ये सोचा। मैं आपको ये ब्रीफली में बता रही हूँ, आप लोगों ने अच्छे से उसको लिखा ही होगा विथ इंट्रोडक्शन। जो मैंने पहले ही बोला है बेटा, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे उस सबको आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है चैप्टर का, उसके बाद आपको आंसर लिखने। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन, नरेट इन योर ओन वर्ड्स 2 लेजेंड्स एसोसिएट विद द ओरिजिन ऑफ टी। टी फ्रॉम आसाम जो हमारा चैप्टर था उसमें हमें 2 लेजेंड्स बताए गए थे रिलेटेड टू टी। एक जो था चाइनीज लेजेंड्स और दूसरा जो था इंडियन। वो दोनों इंसिडेंट हमें लिखने थे कि टी कैसे वहाँ पे फेमस हुआ। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, दिया है उसकी जो भूख थी फ्रीडम के लिए उसने उसकी लाइफ कैसे चेंज की मंडेला की। तो आपको यहाँ पे वो किस तरह बोल्ड हो जाता है, किस तरह उसने सेक्रीफाइस किया, ये आपको इसमें डिस्क्राइब करना था। और लास्ट क्वेश्चन जो दिया है व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, व्हाट वाज दिस व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड। किसा गौतमी वो मतलब हमने देखा कि वो बिलीव ही नहीं कर रही थी कि उसके बेटे की डेथ हो गई है, और सेकेंड टाइम किस तरह उसने सोचा किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वो मान नहीं रही थी, तो सेकेंड टाइम ऐसा तो क्या हुआ कि उसने मतलब एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि जो डेथ है, बाद में उसको सेकेंड टाइम पता चला जब वो हर एक जगह पे मस्टर्ड सीड लेने गई थी और कहीं से भी नहीं मिला, और वहाँ पे पता चला कि हर एक घर में किसी ना किसी की तो डेथ हुई है। और उसको बाद में रियलाइज होता है तो डेथ जो है वो यूनिवर्सल है, वो किसी की भी हो सकती है, तो उसके लिए क्यों ही अपना जो ज़िंदगी है वो ग्रीफ में हम लोग जिए, दुख में जिए, वो उसने अंडरस्टैंड किया सेकेंड टाइम। एंड वॉज दिस वॉट द बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड। यस, बुद्धा वही समझाना चाहते थे, और वही समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब बताया उन्होंने कि तुम्हें क्या करना है, मस्टर्ड सीड लेके आने, तो मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा तुम्हारे बच्चे को ठीक करने के लिए। यहाँ पे आपको वो डिस्क्राइब करना था। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन बी हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and the listen still reaches like a voice in the room. यहाँ पे हमें पोएम जो है वो ट्रीज वाली जो पोएम है ना वो दी है यहाँ पे। What does the poet not mention in her letter? हमने देखा था कि वो उन्होंने उस टाइम पे लेटर लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे पूछा है उन्होंने उनके लेटर में क्या मेंशन नहीं किया। तो आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। आपको क्या लिखना था, द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, आपको ये लिखना था। देखो बच्चा, हमेशा आंसर लिखने के टाइम पे हमें यहाँ पे ध्यान देना है, डज दिया है, प्रेजेंट दिया है, दैट मीन्स आपको द पोएट डज नॉट मेंशन ऐसे आंसर लिखना था। सेकंड दिया है द डिस्क्राइब द नाइट एंड द मून,
एकदम इजी. सेकंड आंसर, द नाइट इज फ्रेश एंड द होल मून शाइन्स इन द स्काई. बस यही आंसर आएगा. और लास्ट वाला है, विथ व्हाट इज द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन कंपेयर्ड. अभी कंपैरिजन होता है, हमें पता है सिमिली में लाइक वर्ड यूज करते हैं, ये दिया ही हुआ है. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन कंपेयर्ड विथ अ वॉइस. कंपेयर्ड विथ वॉइस इनटू द रूम्स. हमारा थर्ड वाला आंसर क्या आएगा? द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन कंपेयर्ड विथ अ वॉइस इनटू द रूम्स. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं. क्वाइट इजी. फिगर ऑफ स्पीच में बच्चों को बहुत टेंशन होता है कि क्या ही पूछा जाएगा. देखो बच्चे, सबसे इजी पूछा हम लोगों को इस फिगर ऑफ स्पीच में. फर्स्ट दिया है, द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट. फॉग को ह्यूमन क्वालिटी दी है कि वो दबे पाँव बिल्ली की तरह चल रहा है. तो ऑफ कोर्स ह्यूमन क्वालिटी, डैट मीन्स क्या आंसर आएगा? पर्सोनिफिकेशन. सी इज द राइट आंसर. सेकेंड, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वूम. कितना डर रहे थे आप लोग फिगर ऑफ स्पीच के लिए. देखो यहाँ पे लाइक वर्ड आया, मतलब सबको पता है लाइक सिमिली. यस, दोनों बहुत इजी है और मुझे पता है 2 में से 2 मार्क्स तो ये किसी के जाएंगे ही नहीं. उसके बाद है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 और 2 सेंटेंसेस ईच. क्वेश्चन आंसर दिए हमें जो पोएम वाले पूछते हैं. Why does the poet of the ball poem say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? यहाँ पे भी जो पोएट है वो यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल. वो क्यों कुछ बोल नहीं रहे थे और उन्होंने क्यों पैसे उनको ऑफर नहीं की है, वो जो बॉय को क्यों ऑफर नहीं किए. तो वो चाहते थे कि जो बच्चा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि अगर कोई चीज़ चली जाती है तो वो दोबारा वही चीज़, पैसे से दूसरी चीज़ आ जाएगी लेकिन वही दोबारा चीज़ नहीं मिलेगी. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना चाहते थे. वो आपको लिखना था. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर मरमेड एंड एन ऑर्फन. पता है मरमेड अगर होती तो कैसे वो मरमेड की जो लाइफ होती सी में वो जीती, और ऑर्फन होती तो वो एकदम फ्री होती, जिस उसको जहाँ पे जाना है वहाँ पे जा सकती थी. तो अमांडा चाहती थी कि वो मरमेड और ऑर्फन की तरह लाइफ जिए. आपको वो डिस्क्राइब करना था. उसके बाद जो क्वेश्चन है, नरेट द लाइफ स्टोरी ऑफ कस्टर द ड्रैगन इन योर वर्ड्स. कस्टर द ड्रैगन का जो पोएम है उसकी समरी आपको इन शॉर्ट समरी लिखनी, क्योंकि लाइफ स्टोरी बताइए ना. तो हमें पता है कि कस्टर्ड कैसे हमेशा डरता था, इंग ब्लिंग और वो सब उसको परेशान करते थे. फिर एक दिन पायरेट आता है और पायरेट आने के बाद सब लोग भाग जाते हैं और कस्टर्ड ही उसका सामना करता है. फाइनली वही जिसको सब लोग डरपोक बोलते हैं वही रियल में क्या होता है, ब्रेव होता है. वो आपको एज ए स्टोरी डिस्क्राइब करना था. उसके बाद है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो स्नो पार्टिकल्स. और व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड. यहाँ पे स्नो पार्टिकल्स जो है जो कहाँ से गिरे, हेमलॉक ट्री से गिरे. और व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, उनका जो मूड होता है वो कैसे चेंज हो जाता है, अनहैप्पीनेस सैडनेस हैप्पीनेस में बदल जाता है. हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, यही पूछा है कि मूड उनका कैसे चेंज होता है. इन शॉर्ट आपको लिखना है कि जो पोएट थे वो जा रहे थे तो क्रो की वजह से डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो पार्टिकल्स उनके ऊपर गिर जाते हैं और उनका मूड टोटली चेंज हो जाता है. और चेंज होने के बाद हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, फिर जो मतलब उनका जो डे है वो कैसे बच जाता है, जो खराब दिन जाने वाला था उनका वो अच्छा जाता है. और लास्ट क्वेश्चन दिया है, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिक्लेरेशन बाय एन ओल्ड रिलीजियस मैन इन द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी. एनी ग्रेगरी वाली पोएम हमने देखी है. यहाँ पे जो पोएट है उसको समझाते हैं कि किस तरह जो आपकी मतलब इनर ब्यूटी से कोई प्यार नहीं करता, आपकी आउटर ब्यूटी से सब लोग प्यार करते हैं. और फाइनली एक रिलीजियस मैन पोएट को बता रहे हैं और वही चीज़ एनी ग्रेगरी को बताई जा रही है कि कोई नहीं प्यार करता भगवान के अलावा. हमें प्यार करने वाला कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान होते हैं. यही मेंशन किया था रिलीजियस मैन ने, आपको वो डिस्क्राइब करना था. ओके उसके बाद दिया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स. Horace thought. A magazine article had described his house, giving a plan of all the rooms and picture of this room. The writer had even mentioned that the painting had a safe. But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. Then he heard a voice say from doorway, "What is it? A cold or a hay fever?"
Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. बच्चा हॉरिस डेनबी वाला जो चैप्टर है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, किस तरह एक लड़की जो है वो लेडी जो है उसको फंसा देती है, वो चैप्टर में यही चैप्टर गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डज हॉरिस थिंक द ऑनर ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स टू बी फुल। मतलब जो ऑनर है घर के वो क्यों फुलिश बोल रहे हैं, वो उनको फुलिश क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे दिया है हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स हॉरिस थॉट, क्योंकि हमें उस चैप्टर में दिया है जो ऑनर थे हाउस के, उन्होंने पूरा मैगजीन में डिस्क्राइब किया था। मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब द हाउस, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, इवन मेंशन द पेंटिंग हाइड सेफ। ये सब कुछ मैगजीन में बता के रखा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है क्या नहीं। तो ये सब अगर मैगजीन में बता देंगे तो कोई भी चोरी करके चला जाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे फुलिश बोला। आपको ये आंसर वहाँ पे लिखना था। सेकेंड क्वेश्चन है 27 नंबर, व्हाट हिंडर्ड हॉरेस इन हिज वर्क। क्या हो रहा था, मतलब कौन सी चीज़ है जो ट्रबल कर रही थी हॉरेस को। दिया है यहाँ पे फ्लावर्स वर हिंडरिंग, तो आपको क्या लिखना है, फ्लावर्स, दी फ्लावर्स हिंडर्ड हॉरेस इन हिज वर्क। थर्ड क्वेश्चन, नेम द इलनेस हॉरेस इज सफरिंग फ्रॉम। लास्ट में देखो वो भी आंसर दिया, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि हॉरेस किस चीज़ से सफरिंग कर रहा था, तो हॉरेस इज सफरिंग फ्रॉम, आपको क्या लिखना था, हे फीवर। ओके, ये भी आपका इजी गया होगा। उसके बाद ब्रिलियंट साइंटिस्ट, नेक्स्ट पैसेज दिया है, दो ही वॉज ग्रिफन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer. Question दिया है, what kind of person Griffin was? दिया है brilliant scientist Griffin was, आपको क्या लिखना है, Griffin was brilliant scientist but a lawless person. lawless थे वो, मतलब रिवेंज लेना जो रूल्स के हिसाब से नहीं चलते। ब्रिलियंट है लेकिन एक लॉलेस पर्सन, आपको वो डिस्क्राइब करना था, सिर्फ लिखना था, ग्रिफन वॉज ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लॉलेस पर्सन। सेकेंड है, हाउ डिड ग्रिफन ट्राई टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड, किस तरह उन्होंने लैंडलॉर्ड से बदला लिया। तो आपको क्या लिखना था, ग्रिफन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड का घर ही उन्होंने जला दिया, इस तरह उन्होंने उनका रिवेंज लिया। नाउ लेट्स सी सेक्शन से रेक्टिफाई द एरर, करेक्शन दिया हुआ है आपको। द थर्ड एंड जिंगल ऑन द ट्रेडिशन बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन अ मॉर्निंग कैन स्टिल बी हियर इन सम प्लेसेस। आपको यहाँ पे एरर और करेक्शन ढूंढना था। द थर्ड एंड जिंगलिंग ऑन द ट्रेडिशन, यहाँ पे ऑन जो है वो एरर है, ऑन की जगह पे हमें यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए था, ऑफ, ऑन का ऑफ हो जाएगा। द ट्रेडिशन बेकर्स बम्बू, ट्रेडिशन गलत, ट्रेडिशन का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ट्रेडिशनल, क्या लिखना था आपको, ट्रेडिशनल। ओके, उसके बाद हेराल्डिंग हिज अराइवल इन अ मॉर्निंग, नो, यहाँ पे ए गलत है, ए की जगह पे आपको क्या करना है, इन द मॉर्निंग। और लास्ट में दिया है कैन स्टिल बी हियर इन सम प्लेसेस, कैन बी दिया है, मतलब ये हियर गलत है, तो हियर की जगह पे क्या आ जाएगा, हियर्ड। ओके, उसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज अप्रोप्रिएटली। डैश यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोज हो रहा है, मीन्स क्वाइट ईजी, यहाँ पे शुरू होगा, आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना था। उसके बाद कमिंग के बाद प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे खत्म हो रहा है आगे यहाँ पे प्रांजल दिया है तो आपको यहाँ पे जस्ट एक कॉमा लगा, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, प्रांजल और एस है तो प्रांजल's फादर हो सकता है, तो प्रांजल के बाद आपको सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाना था, ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस, फादर सेड इन और लास्ट में सरप्राइज में फुल स्टॉप। ये आपके करेक्ट आंसर होने चाहिए पंक्चुएशन के। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर आर्टिकल, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन, राइट ओनली आंसर्स। ओके, इट वाज डैश अ मदर डक एंड अ फादर स्वान, डैश 3 बेबी डकलिंग्स, डैश वर बिटन टू डेथ बाय फादर, डैश they quacked too much. It was
about. It was about a mother duck and the father swan with 3 baby ducklings. Dash were bitten, जिनको मारा गया था means who were bitten to death by father. क्यों मारा गया था, उसमें रीजन आएगा because they quacked too much. तो आपका आंसर हो जाएगा it was about a mother duck and the father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by father because they quacked too much. ओके और लास्ट वाला है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम द नेशन. इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है. वही सेम चैप्टर जो है वल्ली वाला. मैडम राइड द बस. हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. सबसे पहले यहाँ पे द कंडक्टर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे द कंडक्टर जो है वो बोल रहे हैं किसको, वली को. हे लेडी आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फॉर एज योर 30 पैसे टैक्स यू. तो आपको यहाँ पे क्या करना था, द कंडक्टर एड्रेस वली एज अ लेडी एंड आस्क्ड आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना था, आरंट क्वेश्चन पूछा है, आस्क के बाद इफ आएगा. अगर यस और नो वाला क्वेश्चन होता है तो आस्क इफ शी वॉज नॉट रेडी टू गेट ऑफ. दैट वॉज एज फार एज हर 30 पैसे टूक हर. आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिया है, पास करना है. उसके बाद वल्ली सेड नो, मतलब वल्ली रिप्लाइड नेगेटिवली. शी वॉज आई एम गोइंग, मतलब शी वॉज गोइंग बैक ऑन दैट सेम बस. उसके बाद यहाँ पे कंडक्टर अगेन क्वेश्चन पूछ रहे, द कंडक्टर आस्क्ड व्हाई. एंड यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन, मतलब व्हाई भी बोल रहे हैं और इज समथिंग द मैटर. ये इज समथिंग द मैटर जो क्वेश्चन है ना वो यस नो वाला क्वेश्चन है. तो आपको कैसे लिखना था, द कंडक्टर आस्क्ड व्हाई एंड इफ समथिंग वॉज द मैटर. ठीक है, इस तरह यहाँ पे हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हो रहा है. उसके बाद डू इज डायरेक्टेड, जिसकी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी और आपको मैंने एलिमिनेट करना सिखाया था, तो ये भी आपका सही ही गया होगा. चलो देखते हैं. आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन दिया है, डैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री है, हमें करना है कंपैरेटिव डिग्री. सबसे पहले मैंने जिस तरह सिखाया था आपको, जो आंसर गलत है उसको डिलीट कर देना है. तो यहाँ पे देखो कंपैरेटिव डिग्री बोला है, यहाँ पे हमें सो लार्ज दिया है, दैट मीन्स पॉजिटिव, गलत हो जाएगा. उसके बाद एज लार्ज दिया हुआ है, वेरी फ्यू प्लेसेस एज लार्ज, हमें कंपैरेटिव करना है, तो यहाँ पे लार्जर होना चाहिए था, मतलब ये भी गलत, बी वाला ऑप्शन भी गलत. 2 ऑप्शन दिए हुए हैं. Assam has larger concentration of plantation than any other place in the world. And second one, D1 is Assam had larger concentration of plantation than many other places in the world. यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, तो सबसे पहले क्या देखने का, टेंस देखने का. यहाँ पे टेंस हमें हैज़ दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स जो टेंस है वही आता है, टेंस चेंज नहीं होता. तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. उसके बाद वाला क्वेश्चन है देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. आपको क्या करना था, इंट्रोगेटिव करना था. अब इंट्रोगेटिव में अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव है तो आंसर जो क्वेश्चन पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव आ सकता है. तो यहाँ पे देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. तो इंट्रोगेटिव बनाने में और एक आसान तरीका जो मैंने बताया था आपको, उसका क्वेश्चन टैग कर देना है. क्वेश्चन टैग मतलब इज आगे देयर पीछे हो जाएगा, इज देयर आ सकता है, इज देयर, यहाँ पे वॉज देयर दिया हुआ है, मतलब ये तो गलत कर दो हम. उसके बाद इज देयर वन हु कैन हेल्प अस, जहाँ पे हम देखते हैं नो वन होता है ना, तो एनी वन आ सकता है, तो इज देयर वन हु कैन हेल्प अस, ये भी गलत हो जाएगा. इज देयर एनी वन हु कैन हेल्प अस, और लास्ट में दिया इज देयर एवरी वन हु कैन हेल्प अस. एवरी वन तो नहीं आएगा, नो वन है तो मोस्ट ऑफ एनी वन ही आता है. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा. फर्स्ट में ऑप्शन सी, 44 में ऑप्शन सी, 45 में ऑप्शन डी. 46 नंबर का क्वेश्चन है आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल
सुन क्वेश्चन टैग दिया हुआ है शुड, पॉजिटिव हमें करना है नेगेटिव, शुड है जो दिया है उसी का यूज़ करो, दूसरा कुछ लेना नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, शुडंट आई। उसके बाद है दोज ईटर्स ऑफ लॉस माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। कॉम्प्लेक्स करना था हमें, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस दिया होता है, यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, कंजक्शन है, तो हमें कॉम्प्लेक्स करना था। सबसे पहले इसमें एलिमेंट करना सीख जाओ। तो यहाँ पे दिया है इन स्पाइट ऑफ दोज ईटर्स ऑफ लव्स वैनिश्ड मेकर्स आर स्टिल देयर, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता है। सेकंड वाला देखो, दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वैनिश्ड येट द मेकर्स, येट कंपाउंड बन गया। यहाँ पे सी ऑप्शन में एंड दे दिया है, कंपाउंड बन गया। लास्ट वाला दो द ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वैनिश्ड द मेकर्स आर स्टिल देयर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर, व्हेन शी एंटर हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक, नो सुनर दैन का यूज़ करना है। यहाँ पे हम लोग नो सुनर दैन का यूज़ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस देखेंगे। एंटर दिया हुआ है, टेंस से पास्ट, पास्ट ही होना चाहिए। दूसरा टेंस अगर है तो हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे डस प्रेजेंट दिया है, ऑप्शन डी गलत। यहाँ पे भी डस दिया है प्रेजेंट, ऑप्शन डी गलत। बचे हैं दो, नो सुनर डिड शी एंटर हर हाउस और नो सुनर डिड शी एंटर्ड हर हाउस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीड है, यहाँ पे भी डीड है। डीड के बाद हमेशा वर्ब जो है वो कौन सा आता है बच्चा, V1 होता है। यहाँ पे डीड के साथ एंटर्ड नहीं आएगा, डीड के साथ एंटर आएगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमें यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है भगवद गीता वाला। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते, those who dedicate all their actions to me, regarding me as the supreme lord, worshipping me and meditating on me with absolute devotion. The meaning of these words is that we should perform all our actions and endeavors with the spirit that the God is the witness, and perform our duty with unshakable determination that our action is to be dedicated to the Supreme Father God, so that action should be done effortlessly with the Holy Spirit. For example, any food that comes to our dish from the kitchen is a meal, but when we offer the same food to God, it becomes prasad, gift or blessing from God. When we cook daily, we should offer God. If we prepare food for the Lord with the devotion, the cooking will effortlessly be full of purity and virtuous intent. Bhakti hence is the union of mental dedication with physical effort in all of our karma. तो यहाँ पे दिया है how should we perform all our actions. Answer, we should perform all our actions with the spirit that the God is witness, dedicated to the Supreme Father God with the Holy Spirit. इस तरह आपको आंसर को फ्रेम करके लिखना था। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज भक्ति। यहाँ पे दिया हुआ है भक्ति इज द यूनियन ऑफ मेंटल डेडिकेशन विथ फिजिकल एफर्ट इन ऑल आर कर्मा। ओके, उसके बाद गिवन योर Swadharma, you should not harbor fear in your heart, for there is no other better duty for a Kshatriya other than to fight for Dharma. Subhash Chandra was a formidable warrior, earned the nickname Netaji. He always carried the Gita with him and practiced studying it every morning after his daily routine. Through the study of the Gita, he cultivated qualities such as steadfastness, courage, fearlessness. Inspired by the Netaji's bravery, his comrades fought fervently until then. Our hero drew strength from the essence of the Gita. क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय। क्षत्रिय के ड्यूटी यहाँ पे क्या दी है, तो क्षत्रिय ड्यूटी टू फाइट, द ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय इज टू फाइट फॉर धर्म, ये क्षत्रिय की ड्यूटी है। और विच क्वालिटीज डिड नेताजी कल्टिवेट फ्रॉम द स्टडी ऑफ गीता, यहाँ पे दिया हुआ है नेताजी ही के, यहाँ पे ही के जगह पे हमें लिखना है नेताजी। नेताजी कल्टिवेटेड क्वालिटीज सच एज स्टेडफास्टनेस, करेज एंड fearlessness. नेक्स्ट पोएम दी हुई है, हमें दोनों में से एक करना होता है, ये ऑप्शन में जाता है।
फिर भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft while on my couch I lie, in a vacant or pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with a pleasure fills and dances with the daffodils. यहाँ पे डैफोडिल्स वाली पोएम दी हुई है. 49 क्वेश्चन है. वेयर डिड द पोएट वॉन्डर? द पोएट वॉन्डर ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. फर्स्ट का आंसर आएगा. सेकेंड, व्हाट डिड द पोएट सी? आपको यहाँ पे देखना है. द पोएट सॉ अ क्राउड, a host of golden daffodils beside the lake and beneath the trees. फिर with what are the daffodils compared? Compared किसके साथ किया हुआ है? The daffodils are compared as, मतलब comparison किया है तो daffodils are compared with the stars that shine and twinkle on the Milky Way. 51 का आंसर आएगा. और लास्ट है where do the daffodils flash? यहाँ पे दिया है the daffodils they flash, मतलब daffodils flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. ओके, पोएम की भी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो क्वाइट ईजी है. नेक्स्ट हमें 53 क्वेश्चन दिया हुआ है. यू आर यात्री यात्रिक, यू वेंट फॉर एन मेमोरेबल जर्नी विथ योर फैमिली टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया. राइट अ डायरी एंट्री ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑन द सेम. और में दिया हुआ है यू वेंट ऑन एन ऑडिशन राउंड फॉर वन डे रेडियो जॉकी. प्रिपेयर अ डायलॉग बिटवीन यू एंड द जजेस दैट प्रोवाइड्स देम इंफॉर्मेशन अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल. अगर आप लोगों ने डायरी अटेम्प्ट की होगी तो यहाँ पे दिया है आपको आपकी फैमिली के साथ आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया घूमने जा रहे हो. वो जर्नी आपके डायरी में डिस्क्राइब करनी है. तो आपको कैसे डायरी में डिस्क्राइब करना है कि किस तरह आपने आपके फैमिली के साथ वहाँ पे गए, कैसे गए, कब गए, कैसा वहाँ पे टाइम, कितने दिन गए, टाइम कैसे स्पेंड किया, वो सब आपको डायरी में डिस्क्राइब करना है. डायरी का आपको फॉर्मेट पता ही होगा. हम लोग डायरी का फॉर्मेट कैसे लिखते हैं. डायरी में आपको सबसे पहले अगर जो भी है हाँ, डायरी में आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे जो दिया हुआ है जैसे ऑफ योर एक्सपीरियंस कोई भी XYZ डायरी लिख दो. XYZ डायरी लिख दो. उसके बाद यहाँ पे आपका डेट और डे आ जाएगा और उसके बाद आपको डायरी को डिस्क्राइब करना है. ठीक है. और ऑप्शन में दिया हुआ है डायलॉग. डायलॉग राइटिंग आपको मिनिमम 8 to 10 डायलॉग्स लिखने हैं. क्या दिया हुआ है आपके और आप जजेस आप और जजेस दोनों के बीच में आप जा रहे हैं ऑडिशन के लिए और वो भी वन डे रेडियो जॉकी में. तो जज के साथ आपका कन्वर्जेशन क्या है आपको वो मतलब लिखना था. 8 to 10 डायलॉग्स आपके उसमें होने चाहिए. उसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन दिया है यू आर जूही नानावती ऑनर ऑफ द बेकरी शॉप that serves healthy and hygiene cake, cookies and bread. Prepare an advertisement for the same. आपको क्या करना था, एडवर्टाइजमेंट करनी थी कि आप कौन हो, बेकरी शॉप के ऑनर हो, आपका नाम दिया हुआ है जूही नानावती और आपको उसके रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट बनानी थी. आपको एडवर्टाइज करनी थी आपके बेकरी शॉप की. उसके बाद उसके और में भी दिया हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ माइलस्टोन पब्लिक स्कूल अहमदाबाद ड्राफ्ट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट इको टूर प्लान फॉर डेवलपिंग एन एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स विद ऑल द नेसेसरी डिटेल. आप जो है स्कूल का नाम दिया हुआ है हमें नोटिस में पता है. अगर नाम दिया हुआ है सबसे पहले स्कूल का नाम आएगा माइलस्टोन पब्लिक स्कूल और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल दिया हुआ है. तो यहाँ पे आपको क्या करना था, बच्चों को इन्फॉर्म करना था कि आप कहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो लेके जाने में. इको टूर जा रहे हैं और स्पेशली क्यों,
एनवायरमेंटल अवेयरनेस बच्चों के अंदर आनी चाहिए, उसके लिए तो आपको नोटिस वर्ड, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम जो भी दिया हुआ है, स्कूल का नाम लिखना है, नोटिस वर्ड लिखना है, फिर हमारा जो डेट जो भी है और सब्जेक्ट लिख के उसके बाद आपको क्या लिखना था, जो मतलब इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो लिख के आपका नीचे जो आएगा सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, ठीक है। और नोटिस पे आपको पता है मैं हर बार बोलती हूँ बॉक्स बनाना कंपलसरी था और मुझे पता है आप लोगों ने बनाया ही होगा। और उसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन है, योर स्कूल इज ऑब्जर्विंग रोड सेफ्टी आर नेक्स्ट वीक एज अ पार्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज प्रिपेयर अ पोस्टर लिस्टिंग आउट वेरियस रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक अवेयरनेस मेजर्स। आपको यहाँ पे ऑप्शन में ये भी दिया, ये चारों के ऑप्शन मतलब ये तीनों ऑप्शन में है, तीनों में से आपको जो अच्छा लगे, सुटेबल है आपके लिए, कंफर्टेबल हो अच्छे से लिखने के लिए, वो आपने किया ही होगा। आपको रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक का एक पोस्टर बनाना था और उसमें सारे मेजरमेंट लिखने थे कि अवेयरनेस क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, यू आर सोनल शालीन शाह, द प्रेस रिपोर्टर, अहमदाबाद टाइम्स। योर एरिया इज बैडली अफेक्टेड बाय द फ्लड दिस ईयर एंड राइट अ रिपोर्ट अप्रिशिएटिंग द रेस्क्यू वर्क ड्यूरिंग द फ्लड बाय द वॉलंटियर यूथ्स। आपको एक रिपोर्ट रेडी करना था और आपका यहाँ पे नाम, यहाँ पे सोनल और शालीन दिया हुआ है, मतलब आपको नाम वही लिखना है, उसका नाम है सोनल या फिर शालीन शाह। उसके बाद प्रेस रिपोर्टर, अहमदाबाद टाइम्स, मतलब रिपोर्ट के नीचे रिपोर्टेड बाय जो भी है वो सोनल या शालीन, उसके बाद आपको अहमदाबाद टाइम्स लिखना था। और आपको रिपोर्ट में क्या लिखना है कि आपका जो एरिया है वो बैडली अफेक्टेड हो गया था फ्लड की वजह से और कुछ वॉलंटियर यूथ्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से रेस्क्यू वर्क किया, उनको अप्रिशिएट करना था, उसके रिलेटेड आपको इसमें लेटर लिखना था, रिपोर्ट लिखना था। 56 नंबर का क्वेश्चन है, you have purchased some decoration materials from a reputed online site for your home during Diwali. On opening the package, it was found that some articles were damaged. Draft an email to their customer care department requesting to replace the materials as per their policy. आपने दिवाली आई है, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की हुई है और उस पैकेज में आपको पता चला कि कुछ आर्टिकल्स जो थे वो डैमेज थे, तो आपको क्या लिखना था, ईमेल लिखना था। किसको, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस आएगा, सबसे पहले फ्रॉम, फिर टू, फिर हम लोग लिखते थे CC BCC। उसके बाद आपको आपका जो ईमेल है, जो भी जिसको लिख रहे हो उस हिसाब से आपको ईमेल लिखना था, क्या कि आपने जो भी मंगाया था वो डैमेज है, तो आप लोग जो रिटर्न पॉलिसी होती है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, उसके हिसाब से आपको उसमें ईमेल लिखना था। और ऑप्शन में दूसरा दिया है, यू आर अनन्या पाटिल, your friend is going to give board exam this year. Write a letter to your friend appreciating his or her efforts and wishing good luck. Quite easy. आप अनन्या पाटिल हो और आपकी जो फ्रेंड है वो बोर्ड एग्जाम देने जा रही है। क्वेश्चन तो हमने बहुत ही बार कर लिया है और उसको क्या लिखना था, आपको अप्रिशिएटिंग एफर्ट्स और विशिंग गुड लक के लिए लेटर लिखना था। इनफॉर्मल है और इनफॉर्मल का फॉर्मेट आपको पता ही है, उस तरह आपने ये किया ही होगा। ये दोनों ऑप्शन में थे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 57 का क्वेश्चन दिया है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। फर्स्ट दिया है इंडिया ऑफ माई ड्रीम और सेकंड दिया है कैन AI रिप्लेस ह्यूमन ब्रेन। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेटेस्ट टॉपिक दिया है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। दोनों कुछ मतलब जो टॉपिक्स गिवन है वो ऐसे है ना कि बच्चे बहुत सोच समझ के बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं। एंशिएंट टाइम कैसा था, डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा हुआ, एजुकेशन क्या हुआ, एडवांसमेंट इन डिफरेंट फील्ड कैसी हुई, और आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना था। बहुत कुछ आप इसमें लिख सकते थे। और उसके बाद कैन AI रिप्लेस ह्यूमन ब्रेन। AI तो आप सबको पता ही है, व्हाट इज़ AI और किस तरह AI यूज इन डिफरेंट फील्ड, एजुकेशन है, ट्रांजेक्शन, एडवांटेजेस क्या है, डेंजर ऑफ डिपेंडेंसी, हम बहुत ज़्यादा AI पे डिपेंड हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन ब्रेन पावर और कंक्लूजन आपको इसमें लिखना था। इस बहुत कुछ इसमें भी आप लोग लिख सकते थे। और मैं ऑप्शन दिया है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग दी है, अ टीनेज बॉय राहुल एडिक्टेड टू द गैजेट्स
too much social media, victim of cyberbullying, sleepless nights, losing interest in academics, complaints from school, parents worried, anxiety, frustration, consult a counselor, realization, introspection, academically improves and becomes a happy and cheerful child. देखो ये भी बहुत इजी आपको फ्रेम करके लिखना था। किस तरह राहुल नाम का एक लड़का होता है जो बहुत ज़्यादा गैजेट से एडिक्टेड हो जाता है, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे कि अच्छे से सो भी नहीं पा रहा है, एकेडमिक्स तो बहुत ही दूर की बात है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है, स्कूल में से कंप्लेंट आ रही है, पेरेंट्स जो है वो चिंता कर रहे हैं, एनजाइटी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। फाइनली उसको लेके गए काउंसलर के पास और काउंसलर ने काउंसलिंग करने के बाद उनको रियलाइज हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जो थेरापी की वजह से जो भी दिया उसको उसके हिसाब से एकेडमिकली इम्प्रूव होने लगा और लास्ट में फाइनली वो हैप्पी और चीयरफुल चाइल्ड बन गया। इस तरह हमारा ये 10th का 2026 का पेपर देखा जाए तो क्वाइट इजी, सबने बहुत अच्छे से किया ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी हमारा जो पेपर का सॉल्यूशन है वो ख़त्म हो गया है। आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोगों ने अच्छा ही लिखा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू।